भारतीय जनता पार्टी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो हारे हुए मैच को यानी हारी हुई बाजी को जीत लेती है। तो आखिर क्या कुछ करिश्मा है और मोदी में क्या वो मैजिक है जिसके चलते हारा हुआ मैच बीजेपी जीत लेती है? आज हम इसी पर बात करेंगे और हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट अशोक कौशिक जी हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आखिर बीजेपी जो पूरे देश में केसरिया का एकदम फैला दिया, भगवा कर दिया है, तो बीजेपी में वो क्या करिश्मा है जो वो हर मैच को आखिर में विन विन वाली बात हो जाती है? देखिए, बीजेपी के पास जो करिश्माई व्यक्तित्व है जी, उसका नाम है नरेंद्र भाई मोदी। नरेंद्र भाई मोदी राजनीति के वो शिखर पुरुष हैं इस समय भारतीय राजनीति में। एक वो शख्सियत हैं जो हारी हुई बाजी को जीतने का मादा रखते हैं, और ये उन्होंने एक बार नहीं कई बार साबित किया है। और दूसरी जो ताकत है भारतीय जनता पार्टी के पास, वो अमित शाह की रणनीति है। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो एक फिल्मी डायलॉग है ना कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहा जाता है, कहते हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी करीब करीब 20 साल हो चुके हैं सक्रिय राजनीति में, इस रूप में कि वो किसी एक पद पर बने हुए हैं। और इन 20 सालों में ये जोड़ी कामयाबी की कई नई नई कहानियां लिख चुकी है। तो उसका श्रेय हमेशा इसी तरह से दिया जाता है, इसी तरह से उसकी कहानियां गढ़ी जाती हैं कि मोदी का चेहरा, करिश्माई व्यक्तित्व और माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शन, चुनाव का जो प्रचार है, चुनाव का जो मैनेजमेंट है, उस पे अमित शाह की रणनीति, ये दोनों कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं जो कहीं भी अगर कोई चुनाव हल्का सा भी कमज़ोर दिखता है, कार्यकर्ताओं का मनोबल हल्का सा भी लगता है कि थोड़ा सा डामाडोल है, ये दोनों चेहरे मिलकर कुछ ऐसा करिश्मा करते हैं कि वो देखने वालों को लगता है कि ये तो बाजी पलट गई। ठीक वैसे ही जिसका ताज़ा उदाहरण हम लोगों ने अभी मध्य प्रदेश में देखा, राजस्थान में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, और राजस्थान में तो हम लोग चलिए थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि अशोक गहलोत 5 साल से सीएम थे और एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पे बड़ी हावी थी, वहाँ की गुटबाजी थी। एक भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि डिप्टी सीएम अपने समर्थक विधायकों को लेकर अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठ गया था। वो राजस्थान से बाहर बस ले जाके कहीं किसी रिजोर्ट में ठहर गया था, और मतलब तमाम तरह की गुटबाजियाँ। तो उससे तो गहलोत तो अगर जीतने के दावे कर रहे थे तो उसमें बड़बोलापन ज़्यादा था, अति आत्मविश्वास ज़्यादा था। लेकिन जो असली बाजी पलटी गई है वो मध्य प्रदेश में, और उससे भी ज़्यादा अगर कहीं बात है तो वो छत्तीसगढ़ में, जहाँ भूपेश बघेल पूरी तरह से निश्चिंत थे, दिखाई देते थे, दावे करते थे कि हमारी योजनाएं ऐसी हैं, रिस्पॉन्स ऐसा है, ऑन ग्राउंड काम ऐसा है कि हम जीत जाएंगे। नहीं, लेकिन देखिए अशोक जी, एक सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि आप उत्तर भारत में मोदी का नाम आपने लिया, वहाँ जाते हैं, अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं, मैच जीत जाते हैं, हारा हुआ मैच जीत लेते हैं, लेकिन वही जब दक्षिण भारत में जाते हैं तो उनके इस कम्युनिकेशन का कोई असर नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? वहाँ क्यों नहीं मोदी जादू चलता है? देखिए, मोदी एक ऐसा चेहरा है। अभी चलिए हम तेलंगाना पे आते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। तेलंगाना में भला कौन राजनीतिक विश्लेषक ऐसा होगा भारतीय राजनीति को देखने समझने वाला जो ये मान के बैठा होगा कि मोदी वहाँ रैली कर रहे हैं, जाके तेलंगाना में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं तो वहाँ सरकार बन जाएगी। आप ऑन ग्राउंड भी तो देखिए ना कि संगठन कितना है वहाँ पर, आपके पास स्ट्रेंथ कितनी है। और उन हालात में अगर
आप वोट परसेंटेज देख लीजिए और सीटों की संख्या देख लीजिए पिछले चुनाव के मुकाबले में। अगर वो हुआ है, इतना हुआ है, तो उसका श्रेय निश्चित रूप से मोदी को जाएगा और जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कर्नाटक की बात हो, तेलंगाना की बात हो या साउथ की हम बात कर रहे हैं, तमिलनाडु की बात हो, तो वहाँ, और केरल भी, आंध्रा की बात हो, केरल भी हम इसमें गिन लेते हैं। लेकिन मसला ये है ना कि वहाँ पे इनका संगठन है कितना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हिंदी पट्टी में जो इनकी ताकत है उसको आप दक्षिण से कंपेयर नहीं कर सकते ना। आपकी बात सही है कि कर्नाटक में सरकार थी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी तो कोई चीज़ होती है ना। नहीं, लेकिन मोदी फैक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। जो मोदी फैक्टर नॉर्थ इंडिया में चलता है वो साउथ इंडिया में नहीं चलता है। चाहे आप अगर लोकसभा इलेक्शन की बात करें, तमिलनाडु में बीजेपी को कहाँ मिली सीट? नहीं मिली, एक भी सीट नहीं मिली। तो वो मोदी फैक्टर साउथ में कहाँ गायब हो जाता है? मेरा ये कहना है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि कार्यकर्ताओं की एक फौज होती है, कार्यकर्ताओं का एक पूरा काडर होता है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है काडर बेस्ड पार्टी है। उसका एक फिक्स वोट बैंक है अपना, 35-36% उनके होते ही होते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य एक विचारक संगठन है, आरएसएस से जुड़े हुए लोग होते हैं जो अपने स्तर पर काम करते रहते हैं। तो ये तो हमें मानना पड़ेगा ना कि हम जब बात कर रहे हैं तो वो साउथ में उस तरह से मजबूत नहीं है। मजबूत नहीं है तो उसके नतीजे नहीं दिखते हैं। और दूसरी बात ये है कि भारत एक डाइवर्सिटी भारत की ऐसी है कि आप हर स्टेट में एक जैसे नतीजों की बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मिलती जुलती नैरेटिव कहीं होगा, मिलते जुलते नैरेटिव से मेरा मतलब है कि मान लीजिए गुजरात में एक तरह का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लगातार इतने सालों से सत्ता में है, जो कि नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह का गृह प्रदेश है। इनकी जोड़ी जहाँ काम करती रही है तो वहाँ तो उसका असर दिखेगा ना। दूसरा, उसके बिल्कुल नज़दीकी राज्य आ जाइए, राजस्थान, वहाँ परंपरा, वहाँ का रिवाज यही है कि हर 5 साल में वो सरकार को बदलते हैं। लेकिन उसमें भी जब कहीं इफ एंड बट होता है तो केंद्रीय नेतृत्व का काम तो यही है ना कि वो जो थोड़ा सा भी संशय होता है उसको हटा दिया जाए, उसको बदल दिया जाए और एक ऐसा नैरेटिव की हवा चलाई जाए कि सामने वाला अगर मजबूत होता दिख भी रहा है तो उसको कमज़ोर कर दिया जाए। मैं फिर एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भाषण, सिर्फ नरेंद्र मोदी के भाषणों से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है। उसमें निश्चित रूप से जो भाषणों से जो इनटेक होता है, जो भाषणों का जो असर होता है, जो कार्यकर्ता जिस संदेश को लेकर जनता के बीच जाते हैं, तो उसमें टारगेट ऑडियंस भी ज़रूरी है ना। और हिंदी पट्टी में वो टारगेट ऑडियंस इनके पास है। ख़ासतौर से यूपी है जो एक तरह की राजनीति इस समय चल रही है। मध्य प्रदेश में इन लोगों ने दिखा दिया, जहां खुद राहुल गांधी ये दावा कर रहे थे कि हम 150 सीट जीतेंगे। कितनी बार उन्होंने कैमरे के सामने कहा। तो या तो उनको कुछ गलत आकलन दिए गए थे, कुछ गलत रुझान उनको दिए गए थे, या फिर अगर उस समय वो रुझान सही थे तो भारतीय जनता पार्टी ने जोर इतना लगा दिया अपने सारे बड़े बड़े सूरमाओं को मैदान में उतार के कि वो जो दावे थे वो सब धरे के धरे रह गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि हमें एक बात हमें मान के चलनी पड़ेगी कि यदि सिर्फ एक करिश्मे से जीता जा सकता, हाँ। जो मुद्दा आप भी उठा रहे हैं, जो पॉइंट आप भी कह रहे हैं, हाँ। सिर्फ, तो फिर 300 और 350 की चुनौती क्यों होती? फिर तो ये होता ना, एक स्टेट जो बीजेपी की तरफ से लगातार दिख रही है वो ये है कि माइंड गेम खेलते हैं ये लोग, कि जहाँ भी मैच हार रहे हैं या स्टेट हार रहे हैं तो वहाँ पे इस तरह से एकदम ब्रांड मोदी और लास्ट में उतार के एकदम ऐसा माहौल बना देते हैं, रोड शो करा के पार्टी के सभी बड़े स्टार प्रचारक नेताओं को पूरी ताकत झोंक के, कि ऐसा लगता है कि वहाँ पर लास्ट मोमेंट में लोगों के जो माइंडसेट को बदलने के लिए मजबूर कर देते हैं ये लोग। बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। हाँ। कुछ साल पहले आपको याद होगा, हैदराबाद में तो बहुत छोटा सा एक इलेक्शन था, वहाँ कितने बड़े धुरंधरों को उतार दिया भारतीय जनता पार्टी ने। कैसे कैसे वहाँ पे रोड शोज़ किए गए। योगी आदित्यनाथ जाके वहाँ भाषण में पहली लाइन उनकी ये होती थी कि भाग्यनगर के लोगों
का भाग्य बदलने वाला है। जिस हैदराबाद के बारे में खुद नॉर्थ इंडिया के लोग नहीं जानते हैं कि वो कभी भाग्यनगर था या होने वाला है या नाम बदलने वाला है, तो वहाँ जाके आप ये नैरेटिव करते हैं और हैदराबाद के साथ लोग अपने आप को कनेक्ट करते हैं। वहाँ के जो नेटिव्स हैं, वहाँ का जो एक हिंदुस्तानी तहजीब है गंगा जमुनी, उसमें जाके इन लोगों ने वो एक हिट किया सेंटिमेंट्स को, एक अलग तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। तो इस बात को तो हर राजनीतिक विश्लेषक जानता है, मानता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को आधे अधूरे मन से नहीं लड़ती है, वो पूरी ताकत से लड़ते हैं। और पूरी ताकत से इस हद तक लड़ते हैं कि आपकी बात सही है कि बज़ इतना हो जाता है कि मीडिया में तो ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल गया। ये और बात है कि ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत बार ऐसी नहीं होती हैं। और आपने अभी जैसे साउथ की बात की, तो मैं तो उसमें और दो चीज़ें जोड़ देता हूँ ना। आप सिर्फ साउथ की बात क्यों करते हैं? उड़ीसा थोड़े दिन पहले चुनाव हुआ ना, तो वहाँ भी कुछ नहीं हुआ करिश्मा कोई। बंगाल में जो हुआ वो सबने देखा कि ममता ने कैसे सबको छक्के छुड़ा दिए। और बिहार में जैसे गठबंधन की सरकार आई और फिर वो कैसे टूटी, ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा, किसको जो है दूसरे दर्जे में बैठ के साथ देना पड़ा, वैसाखी बनना पड़ा। तो बात आपकी सही है, लेकिन मेरा कहना ये है कि इस समय का जो चुनाव है, जो हाल ही में जो चुनाव संपन्न हुए हैं, उन चुनावों पे ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि कमज़ोर बाजी थी, हारती हुई बाजी दिख रही थी। उस बाजी को नरेंद्र मोदी के भाषणों ने, नरेंद्र मोदी के जोश ने, उत्साह ने और अमित शाह की रणनीति ने एक ऐसा माहौल बना दिया कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो जीतने वाले हैं। और अचानक से उन्होंने सिर्फ जीते नहीं बल्कि सत्ता की थाली सजा के सामने रख दी। लेकिन आखिर में सवाल ये उठ रहा है, लास्ट में समाप्त करेंगे इस सवाल से, कि बीजेपी के पास जो भी ये लोग कर रहे हैं माइंड गेम खेल रहे हैं, कांग्रेस के पास इसका काट क्या? देखिए, माइंड गेम की काट तो काट ही होती है, माइंड गेम ही होता है। नैरेटिव की काट हमेशा नैरेटिव होता है। जो नैरेटिव राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बना, उस समय एक मोबिलाइज हुई, कांग्रेस के पक्ष में एक लहर बनी, उसका नतीजा भी दिखा। उसके बाद तो फिर देखिए, एक सेना वो होती है जो कभी भी अपने शिविर में नहीं लौटती है, वो हमेशा वॉर फ्रंट पे रहते हैं। तो जाहिर तौर पर ताकतवर वही माना जाएगा ना। दूसरी तरफ वो सेना है कि जो एक मोर्चा लड़ा, जीता और उसके बाद अपनी बैरक में जाके सो गए। तो अब सोने वालों को तो इतिहास याद नहीं रखता है। और अगर कांग्रेस को जीतना है तो ग्राउंड पे तो उन्हीं को लड़ना पड़ेगा ना, मैं और आप तो लड़ नहीं सकते हैं, या कोई उनके बिहाफ पे कोई और तो नहीं लड़ेगा। तो यही बुनियादी फ़र्क यही है कि जिन राज्यों का अभी आपने जैसे जिक्र किया, मान लीजिए तमिलनाडु का आपने जिक्र किया या आंध्र प्रदेश का आपने जिक्र किया, ठीक है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाती है, संगठन का अभाव है या कोई भी अभाव। तो बात तो आप ये भी देखें ना कि वहाँ कांग्रेस की तो और बुरी हालत है। वहाँ तो वो तमिलनाडु में समर्थन इस तरह से दे रही है कि सरकार में उसका कोई स्टेक नहीं है। लेकिन बस ये है कि वो एक इन्होंने जो यूपीए बना रखा है उसके साथ उसमें सहयोगी हैं वो। और हाल ये है कि उन सहयोगियों के बयान का बचाव करना इनको मुश्किल हो जाता है। जैसी भी स्टेटमेंट थोड़े दिन पहले दी गई साउथ से, और अभी 2 दिन पहले फिर लोकसभा में सदन के अंदर दी गई, तो ये स्टेटमेंट तो फिर ऐसी हालत कर देती है कांग्रेस को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि निरंतरता जो है ना, प्रदर्शन में निरंतरता भारतीय जनता पार्टी जो दिखा रही है, रिजल्ट भले ही कुछ हो, बंगाल में मान लीजिए सरकार अभी नहीं बनी, तो अगली बार के इलेक्शन के लिए तो ज़मीन तैयार कर दी ना। इसके उलट मैं अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ बात खत्म करने से पहले। मध्य प्रदेश में पिछला चुनाव कांग्रेस ने पूरी ताकत से लड़ा, सत्ता हासिल की, अपनी गलतियों की वजह से सत्ता गंवाई। तो अब इसका सत्ता गंवाने के बाद रणनीति क्या होनी चाहिए थी कि वो इस स्तर पे जाके लड़ते
येन केन प्रकारेण ऐसा माहौल बनाते कि हमसे ये जो इस समय जो सरकार चल रही है वो चोरी की सरकार है, डाका डाल के लूटी हुई सरकार है, नैरेटिव खड़ा कर देते। लेकिन नहीं, कांग्रेस फेल हो गई उसमें, बुरी तरह हारे। इसी तरह से जो पिछला चुनाव था गुजरात में, जिस समय अशोक गहलोत को प्रभारी बनाया गया था, पहली बार ये हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी 100 सीट से नीचे आ गई थी वहाँ पे। और वो भी तब जबकि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच चुके थे। और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पहला चुनाव था गुजरात में जिसमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। उसके बावजूद कांग्रेस अगले चुनाव तक वो टेम्पो बरकरार नहीं रख पाई। और इस बार के चुनाव में तो गुजरात में ऐसा लगा कि कांग्रेस सरेंडर करके बैठी हुई है। तो ये बुनियादी फर्क है। भारतीय जनता पार्टी की सेनाएं कभी भी वापस नहीं लौटती हैं, और कांग्रेस की सेना और सेनापति लड़ाई के बाद कहाँ जाते हैं उनका कोई भगवान ही मालिक होता है। जी, तो जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी से सीखने की ज़रूरत है। आज की चर्चा यहीं तक। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी।